वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 मई 2021 और 29 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखना तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से, वहां पर आपको सारे करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाएंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कितनी टीमों को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिलाकर कुल 22 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 4 टीमें और एसडीआरएफ की कुल 18 टीमें, तो कुल मिला के दोनों मिला के 22 टीमों को यहाँ पे बिहार में तैनात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, मैं आपको मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां यहाँ पे जो थीम के साथ है वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थीम वाला जो सेक्शन है ये आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर थीम वाला सेक्शन भी ऐड किया है। तो एक एक करके सभी को देखते हैं और सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसका थीम है सूचना से जन कल्याण, ये 2021 का थीम है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और इसका थीम अभी तक निर्धारित नहीं है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। विश्व मिडवाइफ दिवस का थीम है 2021 का फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स और विश्व अस्थमा दिवस 2021 का थीम है अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसका थीम है हम अजय हैं। 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 में मनाया गया और इसका थीम है सिंग फ्लाई सॉर लाइक अ बर्ड। हालांकि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मतलब मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया गया, इसका थीम अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस और इसका थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और इसका थीम है परिवार और नई तकनीक। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इसका थीम है ट्रस्ट साइंस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और इसका थीम है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इसका थीम है पुनर्कल्पना और संरक्षण। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और इस वर्ष का इसका थीम है बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बी। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया गया और इसका चाय दिवस का जो थीम है इस वर्ष का यह है चाय और निष्पक्ष व्यापार। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और इसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन #नेचर, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है 23 मई, तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, इसका थीम है टर्टल्स रॉक। 23 मई को ही विश्व कुश्ती दिवस भी मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और इसका 2021 का थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। 15 मई को विश्व थायराइड दिवस, इसका थीम है मदर बेबी आयोडीन। 26 मई को काला दिवस मनाया गया किसानों के द्वारा। 27 मई को स्मृति दिवस जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और इसका थीम है 2021 का मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य में कार्यवाही और निवेश। और आज है 29 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अभी तक इसका थीम निर्धारित नहीं हुआ है, जब ये निर्धारित होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सेक्शन जो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप यहाँ पे रोज इसे देखते हैं तो आपको ये याद होता है। दोबारा इसे मतलब कहीं से भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं यहाँ पे इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप जब बार बार इसको देखें तो वो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न को। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यास तूफान के खतरे को देखते हुए बिहार सहित कितने राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो भी भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा यास तूफान के खतरे को देखते हुए 4 राज्यों में, बिहार सहित कुल 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यास तूफान के खतरे को देखते हुए बिहार सहित कुल 4 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें ये 4 राज्य जो है ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 4 राज्यों में भी हाल ही में
इस यास तूफान को देखते हुए हाई अलर्ट यानी कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे है कि जितनी बार तूफान आते हैं उतनी बार अलग अलग देश इसे नाम देते हैं, और यास इस साल का दूसरा चक्रवाती तूफान है। ये बंगाल की खाड़ी से टकराया था और इसका यह नाम ओमान ने लिया है, जिसका अर्थ होता है निराशा। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जो इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान था उसका नाम था क्या था, ताउते, और इसका जो नामकरण किया गया था ये म्यांमार के द्वारा किया गया था, जिसका कि अर्थ होता है मतलब अधिक शोर करने वाले छिपकली। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पे यास की बात किया जा रहा है, तो यास जो है इस वर्ष का मतलब कि दूसरा चक्रवाती तूफान है। इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है और इसका अर्थ होता है निराशा। तो इतनी सारी चीज यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बिहार जी के वाले सेक्शन में आते हैं। बिहार जी के जो हम लोग यहाँ पे रोज 5 प्रश्नों को देखते हैं, उन्हें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है। तो प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम सेवक राम का लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न जो आज का है कि बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की कौन सी भाषाएं प्रचलित है। तो इन भाषाओं में मैथिली, वज्जिका और भोजपुरी मुख्य रूप से प्रचलित है, ये ध्यान रखना आपको। और मगधी भाषा किन क्षेत्रों में, किन जिलों में बोली जाती है। तो मुख्य रूप से बिहार में ये गया और पटना में बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ होता है पितृपक्ष। और अगला है 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आज का। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1830 के दशक में पटना वहाबी विद्रोह का केंद्र था। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पे जो हमारा फ्री ग्रुप है वहाँ पर आप बीपीएससी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए बीपीएससी मेकर नाम से, और हमारे जो फ्री ग्रुप है वहाँ पर लगभग 6000 से अधिक मेंबर है, लगभग कहिए कि 7000 के आसपास वहाँ पे मेंबर है। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी फ्री वाला स्टडी मटेरियल होता है वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी चीजें वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ, ये जो पेड ग्रुप है ये अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है। यहाँ पर ये ऑफर जो है ये 31 मई तक है, ध्यान रखिएगा। ये ऑफर 31 मई तक है, और इस ऑफर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप केवल 299 रुपये में हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप ज्वाइन करने इच्छुक है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज कीजिएगा। ये 1 टाइम पेमेंट होगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी 1 साल की होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि कोरोना महामारी के दौरान हाल ही में अररिया जिला को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन कहां से मंगाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये ड्रोन हैदराबाद से मंगाया गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का देखिए कोरोना लिखा गया, बल्कि यहाँ पे कोरोना होगा। कोरोना महामारी के दौरान हाल ही में अररिया जिला को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से हैदराबाद से 2 ड्रोन मंगाया गया है। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये ड्रोन मंगाया गया है, इसकी संख्या है 2, जो कि हैदराबाद से मंगाया गया है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है, और बिहार के चौथी अति महत्वपूर्ण है आपके बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य की 3 सीमाएं, मतलब सीमाएं नहीं बल्कि बिहार राज्य की चौथी जो है 3 राज्यों के साथ मतलब की सीमा साझा करती है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो कि नेपाल के साथ साझा करती है, ये ध्यान रखिएगा। 3 राज्य के साथ और एक देश के साथ। अब यहाँ पे आपसे जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये 2021 का थीम था। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। राजभाषा यहाँ की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। बिहार की लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पानवारिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक और बौद्ध वृक्ष, 2 स्वास्तिक के बीच में ये बौद्ध वृक्ष ये बिहार का राज्य चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से बिहार से संबंधित आपको याद रखना है। चलिए इसको बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। तो 7 राज्यों में कुल मिलाकर 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी अभी खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो प्रश्न आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं उन्हें यहाँ से देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में 14.30 करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान के साथ 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। ये आप याद रखिएगा, इसका जो बजट है ये लगभग 14.25 करोड़, यानी कि 14.30 करोड़ यहाँ इसका बजट है। और ये मतलब कि 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी भी हाल ही में दिया गया है। और यहाँ पे आ गया कि इन केंद्रों में एक विशेष खेल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे और आगे है कि इन 7 राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा,
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल है, इसमें बिहार शामिल नहीं। ये ध्यान रखेगा, कुल 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की भी अभी मंजूरी दिया गया खेल मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको याद रखना, अपना बिहार इसमें शामिल नहीं है। चलिए, इस वक्त हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष सिंह चौहान किस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति यानी कि चांसलर बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक सदस्य आशीष कुमार चौहान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी कि चांसलर बनाया गया। ये ध्यान रखेगा, इनका नाम आपको याद रखना है, आशीष सिंह चौहान या फिर आशीष कुमार चौहान है। ये अभी हाल ही में कुलाधिपति के पद पर नियुक्त हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि राष्ट्रपति भवन में उन्हें 5 वर्ष के लिए कुलाधिपति यानी कि चांसलर के पद पर नियुक्ति किया गया है। ये जो नियुक्ति भी है 5 वर्षों के लिए हुई है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए, इस वक्त पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है? तो ये जो परियोजना है इसका नाम है श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं आपको कि हाल ही में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधा जोड़ने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को अप्रैल 2023 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होते ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक सीधा ट्रेन चलेगी और 2021-22 के लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है। देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे कि इस परियोजना का नाम आपको याद रखना है कि श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना इसका नाम है और इसका उद्देश्य यह है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से सीधे मतलब रेलवे लाइन से जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। और इसका जो डेडलाइन रखा गया है ये 2023 रखा गया है, यानी कि अप्रैल 2023 तक इसे हर हाल में पूरा करने का निर्देश अभी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दिया गया है। और इस परियोजना का जो बजट है ये 4200 करोड़ है। ये हालांकि आने वाले समय में बढ़ भी सकता है, अभी के लिए पहले चरण में ये 4200 करोड़ रुपए का इसमें बजट पारित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसका छठा प्रश्न है कि हाल ही में अरुण वेंकट रमन को किस देश ने अपना वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अरुण वेंकट रमन को अमेरिका ने अपने वाणिज्य विभाग के डीजी के पद पर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि इसके साथ ही उन्हें वाणिज्य विभाग के वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के रूप में मतलब कि सहायक सचिव के लिए भी नामित किया गया है, यानी कि 2 पदों के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अरुण वेंकट रमन, जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है। और इसके साथ ही ये वाणिज्य विभाग के वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के पद पर भी नियुक्त हुए हैं, यानी कि इनकी जो नियुक्ति हुई है कुल 2 पदों पर हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि अरुण वेंकट रमन अब तक वाणिज्य सचिव के सलाहकार थे, यह ध्यान रखेंगे। और आगे है कि वे ओबामा प्रशासन के समय भी सेवा दे चुके हैं, यानी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे तो उस वक्त भी इन्होंने अपनी सेवा दिया था। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। हमारा जो टारगेट है इस वीडियो का, जो आप लोगों के लिए है, इस वीडियो का टारगेट है 400 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो किस प्रकार से मतलब कि मेहनत के बावजूद ये तैयार किया जाता है। अगर आपको लगे कि सच में वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको इससे हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। चलिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के राज्यपाल ने अभी हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आखिर है क्या? तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है और इसी के साथ ही यह विधेयक कानून बन गया। और इस कानून के मुताबिक सरकार दंगे फसाद या आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब उपद्रवियों से ही करेगी। यानी कि कहने का मतलब यह है यहाँ पे आगे, अर्थात अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वालों से ही की जाएगी। यानी कि जो भी धारणा प्रदर्शन वगैरह होता है, जो भी उपद्रव फैलाया जाएगा राज्य में यानी कि हरियाणा में, तो वहाँ पे जो भी मतलब कि नुकसान होगा, जो भी सरकारी चीजें होगी, जो भी प्राइवेट चीजें, कोई भी चीजें अगर वहाँ पे नुकसान होती है तो उसकी भरपाई जो होगी वो उपद्रवियों के द्वारा ही होगी। यानी कि जिनके द्वारा ये नुकसान किया जाएगा उनके द्वारा ही इनकी भरपाई की जाएगी। ये भी कानून अभी पारित किया गया, ये विधेयक पारित किया गया अभी हरियाणा में, जो कि अभी एक कानून बन चुका है। तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हरियाणा।
तो यहाँ पर अब बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा से प्रश्न आपके बन सकते हैं। हरियाणा के बारे में संबंधित चीजें जो भी महत्वपूर्ण है उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में हरियाणा की स्थिति है और हरियाणा जो है ये उत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा था। जब आप प्राचीन भारत को पढ़ते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते होंगे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता है। और आगे यह भारत के अमीर राज्यों में से एक है। हालांकि भारत का जो सबसे समृद्ध राज्य है वो महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखेगा। और आगे है कि और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है और इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जो करोड़पति है ये इसी राज्य के हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति हरियाणा में है। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। इसका जो गठन हुआ था इस राज्य का ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद और हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 22 जिले हैं। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 8वां नंबर वाला प्रश्न है कि किस बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए हाल ही में पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? किस बैंक ने? तो अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के द्वारा एमएसएमई कृषि क्षेत्र के लिए मतलब पूरी तरह से डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य यह है कि एमएसएमई और कृषि ग्राहकों को बेहतर तकनीक सक्षम बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो फुल फॉर्म होगा एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए सो हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में जेनेवा ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनेवा ओपन टेनिस 2021 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और इसमें पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया ये कैस्पर रूड मतलब इसके विजेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे हम देख लेते हैं। तो हाल ही में 16 से 22 मई 2021 तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में टेनिस क्लब डी जेनेव में पुरुष टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हुई है और यह जेनेवा ओपन टेनिस का 18वां संस्करण था। ये आपको ध्यान रखना, ये 18वां संस्करण था। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे इसका परिणाम क्या क्या घटा, परिणाम क्या क्या हुआ, कौन विजेता रहा, वो सारी चीजों को हम देखते हैं। तो एकल विजेता की बात किया जाए तो कैस्पर रूड ये एकल विजेता है जो कि नॉर्वे के हैं, ये ध्यान रखेगा। और इसी के उपविजेता एकल उपविजेता की बात किया जाए तो डेनिस शापोवालोव जो कि कनाडा के ये मतलब कि एकल उपविजेता घोषित हुए। और युगल विजेता की बात किया जाए तो जॉन पियर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और माइकल विनस जो कि न्यूजीलैंड के, ये युगल विजेता हैं। और फिर अगर युगल उपविजेता की बात किया जाए तो सिमोन बोलेली जो कि इटली के हैं और मैक्सिमो गेंजालेज जो कि अर्जेंटीना के हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना, नाम थोड़ा सा अटपटा है, ये आप ध्यान रखेंगे। उपविजेता जो सिमोन बोलेली जो इटली के हैं और मैक्सिमो गेंजालेज अर्जेंटीना के, ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे जो मंथली बेसिस पे हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका ने भी हाल ही में पोर्ट सिटी इकोनॉमिक बिल पारित किया है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित कर दिया है और इस बिल को 225 सदस्यों वाली संसद में 148 वोट से पास किया गया, यानी 148 वोट से ये आगे था, जबकि 59 वोट इसके विरोध में पड़े थे, ये ध्यान रखेगा। और इस बिल का संसद में पारित होने के बाद कोलंबो बंदरगाह के पास 269 हेक्टेयर की भूमि में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जहां किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी मुद्रा में कारोबार किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी हाल ही में मतलब कि कुछ दिन में हमारा एक ऐप लॉन्च होने वाला है, जहां पर ऐप में मतलब कि जो भी मतलब स्टडी मटेरियल होंगे बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे बिहार में कोई भी एग्जाम होता है या फिर ये करंट अफेयर्स हो, सारे की सारी चीजें वहां पर आपको अवेलेबल होगी। आपको ऐप के माध्यम से अब पढ़ाई होगी। हालांकि यहाँ पे करंट अफेयर्स का वीडियो रोजाना आएगा, लेकिन ऐप पे आपको कुछ बेहतर चीजें मिलेगी। जो भी हमारे ऑलरेडी पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं उन लोगों को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उन लोग जो पेमेंट कर चुके हैं उन्हीं से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उन लोगों को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो हालांकि पेड मेंबरशिप नहीं लिए हैं वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे मटेरियल को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं वहाँ ऐप के माध्यम से। तो वो ऐप अभी आया नहीं, आने वाला है और ये ट्रायल में अभी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, इसकी अग्रिम सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न के हाल ही में 97 वर्ष पुराने MGM स्टूडियो जो कि एक हॉलीवुड स्टूडियो है, तो इसको किस कंपनी ने $8.45 अरब में खरीद लिया है?
तो अभी हाल ही में अमेजन ने इसे खरीद लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 97 वर्ष पुराने MGM स्टूडियो को अमेजन ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है। और आगे है कि MGM स्टूडियो की स्थापना मार्कस लोए और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। और हाल ही में एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का CEO भी नियुक्त किया गया। ये आपको मैं ऑलरेडी कल वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो अधिग्रहण किया गया है ये 8.45 अरब डॉलर में अमेजन के द्वारा किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आप किसी हॉलीवुड मूवी को देखते होंगे, अच्छा खासा जो बढ़िया व्यू वाला मूवी होगा, तो वहाँ पर आप देखते होंगे ये आपको सबसे पहले जब ये मूवी प्रारंभ होता होगा तो उस समय ये आपको देखने को मिलता होगा। तो यही है MGM कंपनी, MGM स्टूडियो, जो कि ये हॉलीवुड स्टूडियो है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे बात है अमेजन की, तो अमेजन के बारे में जान लेते हैं। तो अमेजन वाशिंगटन स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। और अमेजन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में है। और इसके जो अभी CEO हैं ये एंडी जेसी हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है। मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था जहां से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। जब आप चीज़ों को डिटेल में लिखते हैं तो वो आपके दिमाग पर असर पड़ता है, वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है। तो कृपया आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।